नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को किस मामले में हुई 14 साल की सजा। जानेंगे महाकुंभ में आईआईटीएन बाबा अभय सिंह ने क्यों आश्रम छोड़ा। जानेंगे क्यों दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगी आयुष्मान भारत योजना। देखेंगे भारत की उस डील को जिससे चीन पाकिस्तान के उड़े हैं होश। जानेंगे रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली का रिटर्न पक्का या नहीं। और आखिर में देखेंगे कि दिल्ली वालों ने किस पार्टी को दिया कितना चुनावी चंदा। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। महाकुंभ में वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया ने महाकुंभ छोड़ने का किया ऐलान। महामंडलेश्वर के शाही रथ पर बैठाने को लेकर हुए विवाद के बाद लिया फैसला। वृंदावन में रहने वाले एक परिवार ने जुगाड़ से बाइक में ट्रॉली जोड़कर बनाया टमटम, फिर उसी पर सवार होकर 700 किलोमीटर चलकर महाकुंभ पहुंची पूरी फैमिली। राजस्थान के जैसलमेर में 14 कुरजा पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत। प्रशासन ने सील किया हॉटस्पॉट एरिया। मृत पाए गए डेमोई सेल क्रेन को भेजा जांच के लिए। प्रशांत किशोर का अनशन खत्म और जनसुराज आश्रम में सत्याग्रह शुरू। चुनाव तक आश्रम से ही सारी राजनीतिक गतिविधियों को करेंगे संचालित। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने शुक्रवार को दिल्ली की 69 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। बिहार में शरद पवार गुट के एनसीपी को बड़ा झटका। पटना में खाली कराया गया पार्टी कार्यालय। रास्ते पर पड़ा है कार्यालय का सारा सामान। हमास से जंग को रोकने के खिलाफ इजराइल के रक्षा मंत्री। बता दें नेतन्याहू सरकार से समर्थन वापसी की धमकी भी दी गई। आज ही सीजफायर डील पर हुए हैं साइन। भाजपा के संकल्प पत्र का पहला भाग हुआ जारी। नड्डा बोले आप सरकार की सारी योजनाएं हमारी सरकार बनने पर भी लागू रहेंगी। मारुति ने पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा की पेश। फुल चार्ज पर 500 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी। 22 जनवरी तक चलेगा इवेंट। शूटर मनु चेस वर्ल्ड चैंपियन गुकेश समेत 4 को दिया गया खेल रत्न। पैरालंपिक्स में जेवलिन का गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवार्ड। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की इमरजेंसी के खिलाफ अमृतसर में तनाव। पुलिस ने सिनेमाघरों को घेरा, नहीं चली फिल्म। ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला रावलपिंडी की भ्रष्टाचार विरोधी अदालत में सुनाया गया है, जहां इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद है। इस मामले में खान के साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी और 6 अन्य पर आरोप लगाए गए थे, जिनमें से अधिकांश देश से बाहर है। वहीं कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी पर 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जज नासिर जावेद राणा ने आदिला जेल में स्थापित एक अस्थायी अदालत में यह फैसला सुनाया। यह फैसला 3 बार टल चुका था। बताते चले एनएबी ने दिसंबर 2023 में खान और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाने का आरोप था। अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामला पाकिस्तान के इतिहास में वित्तीय गलत कामों से जुड़े सबसे बड़े मामलों में से एक है। इस मामले में आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलकर सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल किया। हालांकि इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा अन्य आरोपी देश से बाहर है, जिससे मुकदमा केवल खान और बीबी पर चलाया गया। अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामला पाकिस्तान के सबसे विवादास्पद
मामलों में से एक है, जिसमें 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। ये पैसे ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को लौटाई गई थी, लेकिन कथित तौर पर इसे एक प्रॉपर्टी टाइकून के निजी लाभ के लिए जारी किया गया। इस पैसे का यूज झेलम में अलकादिर विश्वविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण में किया गया, जिसे बुशरा बीबी और इमरान खान ने मिलकर स्थापित किया था। मैं बता दें कि आईआईटी वाले बाबा के नाम से वायरल हुए अभय सिंह ने प्रयागराज महाकुंभ का आश्रम छोड़ दिया है। जी हां, बता दें कि अभय सिंह किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। दावा किया जा रहा है कि बीती रात जूना अखाड़े के 16 मंडी आश्रम में अभय के माता पिता उन्हें ढूंढते हुए पहुंच गए थे, लेकिन तब तक अभय आश्रम छोड़ चुके थे। हालांकि माता पिता के आश्रम में पहुंचने की पुष्टि नहीं हो पाई है। आश्रम में मौजूद दूसरे साधुओं के मुताबिक अभय सिंह लगातार इंटरव्यू दे रहे थे। इसका असर उनके दिमाग पर दिखने लगा था और उन्होंने मीडिया से कुछ ऐसी बातें भी कही थी जो उचित नहीं थी। इन्हीं सब के बीच उन्होंने आश्रम छोड़ दिया है। आश्रम के साधुओं ने कहा कि अभय का दिमागी संतुलन अचानक बिगड़ गया। वो यहाँ नशे लेने लगे थे, नशे में इंटरव्यू देने लगे और उसे सही ठहराने लगे थे। उन्हें जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के पास भी ले जाया गया था। आचार्य के पास ले जाने वाले साधु बताते हैं कि अभय सिंह की मानसिक स्थिति देखकर जूना अखाड़े ने फैसला लिया कि उन्हें आश्रम छोड़ देना चाहिए और इसी बीच देर रात को आश्रम छोड़कर वो चले गए हैं। मालूम हो कि करीब 40 दिन पहले सोमेश्वर पुरी नाम के सन्यासी को अभय सिंह मिले थे। सोमेश्वर पुरी ने कहा था कि अभय जिस आध्यात्मिक स्तर पर हैं, उन्हें गुरु की सख्त जरूरत है। हालांकि अभय सिंह ने किसी को अपना गुरु नहीं माना है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊपर की है। आपको बताते चले, प्रयागराज के महाकुंभ में सोशल मीडिया पर छाए झज्जर के आईआईटीएन बाबा अभय सिंह का मूल रूप से पैतृक गांव हरियाणा के झज्जर के सासरौली में है। पिता पेशे से वकील हैं और झज्जर बार के प्रधान भी रह चुके हैं। बता दें कि उनके पिता कर्ण सिंह से बात भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। आपको बताते चले कि कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट किसी योजना के एमओयू पर दस्तखत करने के लिए राज्य सरकार को मजबूर नहीं कर सकता। दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई है कि इस योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 60% हिस्सा केंद्र सरकार को और 40% राज्य सरकार को देना है, लेकिन इस योजना को आगे चलाने के केंद्र सरकार का कोई बजट नहीं है और ना ही देगी। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 दिसंबर को दिल्ली सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने को कहा था। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन दरअसल केंद्र सरकार की योजना है, जिसका मकसद भविष्य की महामारी से निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को अभी लागू नहीं किया है। राज्य सरकार की दलील है कि उसके पास दिल्ली आरोग्य कोष योजना है, जिसे वह आयुष्मान भारत योजना से बेहतर बताती है। वहीं हिंद महासागर पर चीन अपनी नजरें जमाकर बैठा है। जमीन और आसमान के साथ साथ समुद्र में भी अपनी ताकत का इजाफा कर रहा है। वहीं भारत भी लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने नौसेना को घातक और शक्तिशाली हथियारों से लैस करने का प्लान बनाया है, जो तमाम तरह के खतरों से निपटने में कारगर साबित होंगे। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के लिए इजराइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित 70 से अधिक अतिरिक्त मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों यानी MRSAM की आपूर्ति के लिए सरकारी स्वामित्व वाली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2,960 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षरित ये अनुबंध भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी को स्वदेशी बनाने के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एक अलग रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि MRSAM प्रणाली अब कई भारतीय युद्धपोतों पर मानक रूप से फिट है
और इसे अधिग्रहण करने के लिए नियोजित भविष्य के अधिकांश प्लेटफॉर्मों पर फिट करने की योजना है। नौसेना, वायुसेना और सेना ने MRSAM सिस्टम को शामिल किया है, जिसे अगली पीढ़ी का बराक 8 भी कहा जाता है। यह कई साल पहले DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की शुरुआती लागत पर किए गए 3 संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। MRSAM को 70 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। नौसेना में सिस्टम को विमान वाहक पोत INS विक्रांत, 3 कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक और 4 विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक पर तैनात किया गया है, जिसमें INS सूरत भी शामिल है, जिसे बुधवार को कमीशन किया गया था। रणजी ट्रॉफी 2024-25 के अगले चरण के मुकाबले 23 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। विराट कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी करेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब पूरा भारतवर्ष जानना चाहता है। हाल ही में एक अपडेट सामने आया था कि विराट ने अब तक दिल्ली टीम मैनेजमेंट से संपर्क तो नहीं साधा है, लेकिन वो राजकोट जाकर टीम का साथ जरूर दे सकते हैं। मगर अब एक रिपोर्ट के अनुसार कोहली को गर्दन में दर्द की समस्या है, जिसके चलते उनके डोमेस्टिक क्रिकेट रिटर्न पर संदेह बना हुआ है। जी हां, दावा किया गया है कि विराट कोहली को गर्दन में दर्द की समस्या है, जिसके लिए उन्होंने इंजेक्शन भी लगवाए हैं। विराट डोमेस्टिक लेवल पर दिल्ली के लिए खेले हैं और काफी अधिक संभावनाएं हैं कि वो 23 जनवरी से शुरू हो रहे सौराष्ट्र के खिलाफ मैच को मिस कर सकते हैं। बाकी चीजें DDCA का आधिकारिक स्टेटमेंट सामने आने के बाद ही साफ हो पाएंगी। अच्छी बात यह है कि गर्दन में दर्द की समस्या के बाद भी विराट टीम इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली सौराष्ट्र मैच 23 जनवरी से शुरू होगा, मगर दिल्ली की टीम 20 जनवरी को राजकोट के लिए रवाना होगी और मैच से पहले पूरी टीम 2 कड़े अभ्यास सत्र करने वाली है। एक DDCA अधिकारी ने कहा कि कोहली के दिल्ली टीम को ज्वाइन करने की उम्मीद काफी अधिक है, लेकिन वो खेलेंगे या नहीं इसका फैसला बाद में किया जाएगा। 17 जनवरी को दिल्ली टीम को लेकर एक मीटिंग करवाई जानी है, जो अरुण जेटली स्टेडियम में होगी। इसी मीटिंग में दिल्ली की टीम पर मुहर लगाई जा सकती है। बताते चले कि ऋषभ पंत का नाम पहले ही कंफर्म हो चुका है कि वो सौराष्ट्र के खिलाफ मैच में खेलेंगे। वहीं दिल्ली वालों ने राजनीतिक दलों को चंदा देने में दरियादिली दिखाई है। राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में दिल्ली के लोग शामिल हैं, जिसकी रकम 276 करोड़ रुपए है। निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दलों की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कांग्रेस, BJP सहित 6 राष्ट्रीय दलों को साल 2022-23 में कुल 850 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला। इनमें अकेले दिल्ली वालों की ओर से 276 करोड़ रुपए दान किए गए, जबकि गुजरात से 160 और महाराष्ट्र से 96 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा राजनीतिक दलों की झोली में आया है। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से 92 और 52 करोड़ रुपए का दान राजनीतिक दलों को मिला। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक चंदा पाने वालों में BJP सबसे टॉप पर है। पार्टी को 719 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, वहीं कांग्रेस को 79 और आम आदमी पार्टी को 37 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इनमें कॉर्पोरेट से 680 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को प्राप्त हुआ, वहीं 166 करोड़ रुपए निजी लोगों ने राजनीतिक दलों को दान दिया है। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि दिल्ली के नागरिकों ने हाल ही में चुनावी चंदे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाकी 150 करोड़ रुपए का चंदा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त हुआ है। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 52 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों से कहां से मिला, इसकी जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई है। बात की जाए क्षेत्रीय दलों की तो BRS को 154 करोड़ रुपए, YSR कांग्रेस को 16 करोड़ रुपए और TDP को 12 करोड़ रुपए और DMK को 60 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले हैं। वही ये तो थी आज की हमारी सबसे बड़ी और खास खबरें। ऐसी ही खास जानकारी को जानने के लिए बने रहिए DB न्यूज़ के साथ।